कवर करने वाले हैं यूनिट 2 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की। सो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग ओपन कर लेंगे यूनिट 2। ये मैंने CBSE की वेबसाइट से ओपन करा है। अगर आप लोगों को जानना है कि ये किस तरह से निकलती है तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। वीडियोस जो है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बाकी देखो, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो सारी के सारी यूनिट्स हैं मैंने कवर करवा दिए हैं। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप लोग सर्च करेंगे ना बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन तो आप लोगों को मेरा वीडियो नहीं दिखेगा अभी, बिकॉज़ अभी रिसेंटली ही मैंने मेरा चैनल शुरू किया था। सो दैट्स वाई हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। शुरू करेंगे हमारा यूनिट नंबर 2, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सो इसको हम फटाफट से शुरू कर देते हैं। सो यहाँ पे देख सकते हो कि मैनेजमेंट इसमें बताया है। तो मैनेजमेंट होता क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट यूनिट में मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट बेसिकली इट्स द आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स। जस्ट अ सेकेंड, वेट। सो इसको हम एक बार के लिए सेव कर लेते हैं। ओके, नाउ सो मैनेजमेंट बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ठीक है, अब मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन मैं आप लोगों को अगर बताऊं प्रॉपरली, सो मैनेजमेंट बेसिकली इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली, राइट। ये होता है मैनेजमेंट। ठीक है, अब मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में हम लोग अगर इस चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ें तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हमारे को देखने को मिलता है मैनेजमेंट एज साइंस। सो मैनेजमेंट एज साइंस यहाँ पे डिस्कस करा गया है। मैनेजमेंट जो है वो साइंस और आर्ट दोनों ही हैं। कैसे है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो मैनेजमेंट एज साइंस क्या होता है। मैनेजमेंट एज साइंस में यहाँ पे देखो साइंस क्या होती है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन दी हुई है। सो साइंस मीन्स अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पर्टेनिंग टू अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी। इट कंटेन्स जनरल प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स विच एक्सप्लेन्स द फिनोमेना। सो साइंस क्या है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी की। ठीक है ना, साइंस की जो है अब यहाँ पे जो है साइंस की फीचर्स क्या होते हैं कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। ठीक है, उस पर चाहे तुम कितने ही टेस्ट कर लो, कितने ही एक्सपेरिमेंट कर लो, कितनी ही उसकी वैलिडिटी चेक कर लो, वो उतना वैसा ही रहेगा। ठीक है, एक वो सिस्टमैटिक बॉडी है, मतलब वो किसी प्रिंसिपल्स, जनरल प्रिंसिपल्स पे काम करता है, टेक्निक्स पे काम करता है। ठीक है, इसकी जो है साइंटिफिक इंक्वायरी और एक्सपेरिमेंट्स हुए हुए हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो यही सारे मैनेजमेंट एज साइंस के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं SUSCT आप लोग इसका कोड याद कर सकते हो। ठीक है, तो न्यूमोनिक आप बनाते रहो। न्यूमोनिक आप लोग अपने मन से बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने SUSCT बना रखा है। सो आप लोगों को जैसे याद हो वैसे आप लोग बनाओ। तो यहाँ पे सबसे पहला आता है एज फॉर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो जो मैनेजमेंट है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी है नॉलेज की। ठीक है, इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन जनरल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, इसलिए ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सेकेंडली हमारे पास में आता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। सो यूनिवर्सली एप्लीकेबल कैसे है मैनेजमेंट, सो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सली एप्लीकेबल जो क्या बोलते हैं मैनेजमेंट जो है, ठीक है, उसके जो भी फंक्शंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो कहीं पे भी अप्लाई हो जाते हैं इन एनी सिचुएशन, इन एनी टाइप ऑफ सिचुएशन। ठीक है, हर सिचुएशन में एट ऑल द टाइम्स। यहाँ पे देख सकते हैं these principles may be applied in all the situation and at all the times। ठीक है, जैसे यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एग्जांपल दिया हुआ है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हर जगह एप्लीकेबल है। सिमिलरली आपका जो ये क्या बोलते हैं मैनेजमेंट जो है वो भी हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास में जो आता है वो आता है साइंटिफिक इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंट। तो जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर ऑलरेडी साइंटिफिक इंक्वायरी हो रखी है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का मतलब होता है वो प्रिंसिपल्स जो कि किससे मिले हो, थ्रू द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, थ्रू द साइंटिफिक रीजनिंग। करेक्ट है। सो यहाँ पे मैं मुझे 1 मिनट देना आप लोग। तो यहाँ पे मैंने ये वाली PDF ओपन कर दी, गेट। नाउ हम लोग पढ़ते हैं आगे की तरफ सिमिलरली। सो हम लोग पहुँच गए थे साइंटिफिक इंक्वायरी वाले पे। सो इसको जूम कर लेते हैं, यस।
सो साइंटिफिक इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंट का मतलब ये हुआ कि जो मैनेजमेंट है वो साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है वो किस तरह से डिराइव होते हैं, थ्रू दी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड रीजन, थ्रू दी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड थ्रू साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड रीजनिंग, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं सभी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन कर दूँगी अभी लास्ट में, सो हाईलाइट कर दूँगी बेसिकली, तो आप लोग उसको याद कर लेना, तो वो आपका पॉइंट का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली ये जो है ये साइंटिफिकली प्रूव हो सकता है एट एनी टाइम, ठीक है ना, और दे आर क्रिटिकली टेस्टेड, ठीक है, उनको क्रिटिकली टेस्ट किया हुआ है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास में सी से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता क्या है? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ये होता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर एक फैक्टर पे चेंज कर रहे हो, ठीक है, उसके कारण हमारा जो दूसरा फैक्टर है वो चेंज होएगा, मतलब चेंज इन वन फैक्टर लीड्स टू द चेंज इन अनदर फैक्टर, इट्स नोन एज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस ले डाउन अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस में भी क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, बिटवीन द रिलेटेड फैक्टर्स। सो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट होता है वो बॉईल करना स्टार्ट हो जाता है और फिर वेपर में टर्न हो जाता है, ठीक है। तो सिमिलरली द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस्टेब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दी डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ, अगर कोई इफ़ द कंपनसेशन इज़ नॉट फेयर, ठीक है, अगर कोई कंपनसेशन फेयर नहीं है तो डिस्प्यूट्स अराइज होंगे अमंग द एम्प्लॉयज़। सो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। डिस्प्यूट क्यों अराइज हुआ? क्योंकि कंपनसेशन फेयर नहीं था, करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एग्जांपल दिया, तो ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं बताया ये, ठीक है। आगे बढ़ेंगे लास्ट पॉइंट पे, ठीक है। ये है हमारा टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। सो इसमें क्या है, इसमें ये है कि जो आप है ना, ये जो है मैनेजमेंट, इसका कितना भी बार टेस्ट कर लो, कितनी भी बार इसको साइंटिफिकली प्रूव कर लो, हर बार जो है हमें सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी टेस्टेड इनफाइनाइट टाइम्स बेसिकली, और एवरी टाइम यू विल गेट दी सेम रिजल्ट, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को भी हम टेस्ट कर सकते हैं फॉर देयर वैलिडिटी, बट हर बार क्या मिलेगा, हमें सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिटी ऑफ कमांड को टेस्ट कर सकते हो, कैसे टेस्ट कर सकते हो? बाय कंपेयरिंग दी 2 पर्सन्स हैविंग वन हैविंग दी सिंगल बॉस एंड अनदर हैविंग दी 2 बॉसेस, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो आप आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को यहाँ वहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, अब हम लोग एक एक पॉइंट की हाईलाइटेड पॉइंट बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखो, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, डेफिनेटली लंबी होएगी, बिकॉज काफ़ी लंबा चैप्टर है, ठीक है। वन शॉट में कवर अप करवा रही हूँ मैं आप लोगों को, एंड ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, और बेसिकली जो भी इसकी एक्सप्लेनेशन पोर्शन है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो इसकी वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। सो हम लोग डिस्कस करते हैं, हमने क्या डिस्कस किया, मैनेजमेंट एज साइंस में हमने डिस्कस किया SUSCT में सबसे पहले सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज। इसमें हमने क्या डिस्कस किया कि ये जो मैनेजमेंट है इसके जो प्रिंसिपल्स है वो जनरल प्रिंसिपल्स है और टेक्निक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो हाईलाइट करना है वो है मैनेजमेंट एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ लैंग्वेज, नॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंडली यूनिवर्सली एप्लीकेबिलिटी, तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल्स जो है वो कहीं पे भी अप्लाई हो जाते हैं इन ऑल दी सिचुएशंस एट ऑल दी टाइम्स, ठीक है ना। और इसमें एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाएगा कि इसके जो प्रिंसिपल्स है इट कैन बी यूनिवर्सली अप्लाइड, ठीक है। सो ये 2 पॉइंट यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। देन यहाँ पे साइंटिफिक इंक्वायरी एंड एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा, पहले मैं इसको रब कर देती हूँ। सो यहाँ पे मैंने इसको रब कर दिया है। हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। सो यहाँ पे जिस तरह से देख सकते हो, साइंटिफिक इंक्वायरी वाले की बात करें अगर, तो थोड़ा लाइट कलर ले लेते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, राइट।
ना इस वाले पॉइंट में बेसिकली आप लोगों को ये याद करना है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है वो डिराइव हुए किससे, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और रीजनिंग से, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये डू नॉट रिफ्लेक्ट दी ओपिनियन ऑफ इंडिविजुअल, रादर दीज कैन बी साइंटिफिकली प्रूव्ड एट एनी टाइम एंड दे आर क्रिटिकली टेस्टेड। तो यहाँ तक आप लोगों को इसको देखना है, ठीक है। इसके अलावा फिर यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को मैं दूसरे कलर से यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, हम लोग ग्रीन ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है जो आप लोग ले सकते हो, जो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। एम्प्लॉय हैज़ 2 or more bosses, confusion and discipline likely to arise। तो ये है एग्जाम्पल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हम लोग वापस से हमारा कलर चेंज कर लेते हैं। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या बताया था कि जो भी अगर एक फैक्टर में चेंज आता है तो दूसरे फैक्टर में ऑटोमेटिकली चेंज आ जाएगा। तो आप इसमें एक लाइन लिख सकते हो कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इम्प्लाइज दैट चेंज इन वन फैक्टर लीड्स टू द चेंज इन अनदर फैक्टर, ठीक है। इसका एग्जांपल ये ले सकते हो कि अगर किसी एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन फेयर नहीं दिया गया, अगर किसी एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन फेयर नहीं दिया गया तो उसमें जो है डिस्प्यूट्स अराइज होंगे अमंग द एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा एंड ये इसकी एक्सप्लेनेशन पोर्शन हो जाएगी। बढ़ेंगे आगे की तरफ। सो ये रहा हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट जो कि है टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। सो ये हमारा लास्ट पॉइंट है इसका। तो टेस्ट ऑफ वैलिडिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है वो जो है वो वैलिडेट, मतलब उनका जो टेस्ट है वो आप कितनी भी बार करोगे तो हर बार वो क्या देंगे, सेम रिजल्ट देंगे। तो मतलब वैलिडिटी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कैन बी टेस्टेड एट एनी टाइम एंड एनी नंबर ऑफ टाइम, एवरी टाइम द रिजल्ट विल बी सेम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक लाइन देखने को मिलेगी आपको, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन ऑल्सो बी टेस्टेड फॉर देयर वैलिडिटी, ठीक है। एंड इसमें जो आप एग्जाम्पल ले सकते हो वो ले सकते हो यूनिटी ऑफ कमांड वाला, जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, जो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मैनेजमेंट एज आर्ट। तो मैनेजमेंट एज आर्ट क्या होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट एज आर्ट में आप लोगों को कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास में कि अच्छा सबसे पहले मैं ये आप लोगों को बताती हूँ कि आर्ट होता क्या है। आर्ट एक स्किलफुल नॉलेज है, ठीक है, एक स्किलफुल नॉलेज है, एक पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज है, ठीक है ना, टू अचीव द डिज़ायर रिजल्ट्स, ठीक है। तो आर्ट क्या है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, ठीक है ना, एंड स्किल्स टू ब्रिंग अबाउट द डिज़ायर्ड रिजल्ट, ठीक है। इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी, स्किल और इनोवेशन। अब यही जो तीनों पॉइंट है ना, यही तीनों पॉइंट आपके यहाँ पे आके जो है इसके पॉइंट्स बन चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब पढ़ते ही आपको समझ आ रहा है कि आर्ट में जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, आर्ट में जो है प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, और जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जो भी मैनेजर है, जो भी एक सक्सेसफुल मैनेजर होता है ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। जो भी एक सक्सेसफुल मैनेजर होता है वो प्रैक्टिस करता है आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इन डे टू डे लाइफ, इन डे टू डे जॉब, ठीक है, ऑफ मैनेजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन दी बिजनेस। सो यहाँ पे जो भी एक सक्सेसफुल मैनेजर है वो बेसिकली क्या करता है, वो बेसिकली थ्योरी पढ़ने से ही सक्सेसफुल नहीं बन जाता है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना आएगा, तभी वो क्या होएगा, तभी वो सक्सेस पा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइन्स है वो क्या है, देखो, एन आर्टिस्ट नॉट ओनली लर्न द थ्योरी बट ऑल्सो इट्स एप्लीकेशन इन प्रैक्टिस, ठीक है। और फिर यहाँ से है इसमें पॉइंट कि ये रहा, अ मैनेजर, अ सक्सेसफुल मैनेजर, a manager is not just judged by technical knowledge but by his efficiency in applying his knowledge। उसको कितना अप्लाई करना आता है नॉलेज को वो भी यहाँ पे चेक किया जाता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज का मेन फंडा क्या हो गया कि, अरे सॉरी
प्रैक्टिकल नॉलेज का मेन फंडा ये हो गया कि हमें प्रैक्टिकल रहना है, बीइंग प्रैक्टिकल। ओके है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे पर्सनल स्किल की तरफ। पर्सनल स्किल क्या कहता है? पर्सनल स्किल ये बोल रहा है कि किसी भी पर्सन को एक मिनट रुको, इसको हाईलाइट कर दूँ मैं पहले। ओके, सो पर्सनल स्किल में क्या बोला जाता है कि हर इंसान की अलग अलग स्टाइल होती है, ठीक है, अलग अलग काम करने का नज़रिया होता है, ठीक है, बट ये पर्सनल स्किल पर डिपेंड करता है कि उसकी सक्सेस कितनी होगी, ये पर्सनल स्किल पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ वो समझना ढंग से। देखो, हर आर्टिस्ट की, एवरी आर्टिस्ट हैज़ ए ओन स्टाइल एंड अप्रोच टू हिज टैलेंट, ठीक है, हर आर्टिस्ट की अपनी खुद की स्टाइल होती है, ठीक है। सिमिलरली एवरी मैनेजर हैज़ हिज इंडिविजुअल अप्रोच एंड स्टाइल इन सॉल्विंग द मैनेजरल प्रॉब्लम्स। द सक्सेस ऑफ मैनेजर डिपेंड्स ऑन हिज पर्सनल स्किल इन एडिशन टू द टेक्निकल नॉलेज। सो पर्सनल स्किल वो भी होना ज़रूरी है। यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि बहुत सारे एक्टर्स हैं बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, या जो भी है, टॉलीवुड एंड एक्सेट्रा जो भी है, आई डोंट नो मच अबाउट दैम। सो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि बहुत सारे हीरोज़ आए, बहुत सारे एक्टर्स आए, लेकिन अमिताभ बच्चन ने एक अपनी अलग ही इमेज बनाई, एक अलग ही डिग्री उन्होंने हासिल करी सक्सेस की। सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने पर्सनल स्किल का यूज़ किया है, ठीक है ना। उनके ये क्यों हुआ है? ड्यू टू द लेवल ऑफ हिज पर्सनल स्किल्स, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, पर्सनल स्किल का भी होना ज़रूरी होता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी में हम लोग किस बारे में बात करेंगे? कलर करने के बारे में नहीं, क्रिएटिविटी में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जो भी मैनेजर है वो एम कर रहा है कुछ प्रोड्यूस करने के लिए जो कि कभी हुआ नहीं है। तो आर्ट इज़ बेसिकली क्रिएटिव, आर्ट क्रिएटिव है, ठीक है। और आर्टिस्ट क्या करता है? एम करता है एक प्रोड्यूसिंग समथिंग दैट हैज़ नॉट एग्जिस्टेड बिफोर। मतलब वो एक ऐसा पीस बनाना चाहता है जो कि केवल उसकी इमेजिनेशन में और किसी ने पहले नहीं बनाया हो, ठीक है। सो लाइक एनी अदर आर्ट, मैनेजमेंट इज़ क्रिएटिव। मैनेजमेंट जो है वो क्रिएटिव होता है। मैनेजर जो है इफेक्टिवली कंबाइंस एंड कोऑर्डिनेट्स द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू क्रिएट द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये पॉइंट हमारा आ जाएगा क्रिएटिविटी में अंदर, ठीक है। सो ना लास्ट पॉइंट हमारा है कि इम्प्रूवमेंट थ्रू दी पीपल। इम्प्रूवमेंट थ्रू दी पीपल में हमारे को पॉइंट क्या देखने को मिलेगा कि जो भी एक्सपीरियंस पर्सन है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रैक्टिस होना चाहिए। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। यहाँ से आप कोटेशन डाल के शुरू कर सकते हो। फिर एवरी आर्टिस्ट बिकम्स वन और मोर एफिशिएंट थ्रू दी कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, ठीक है। फिर उन्होंने एग्जांपल किया है कि डांसर जो है वो कंटिन्यूसली डांस करेगा ना, कि कोई भी परफॉर्मेंस देने के लिए वो कंटिन्यूसली डांस करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो ही वो एक डांसर बन पाएगा, ठीक है। सिमिलरली जो मैनेजर है वो गेन करता है एक्सपीरियंस को थ्रू हिज रेगुलर प्रैक्टिस एंड बिकम्स दी मोर इफेक्टिव, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे मैनेजमेंट एज आर्ट भी ख़त्म हो रहा है। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। मैनेजमेंट इज़ बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस पर 2 तारे डाल दो, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो हम लोग पढ़ते क्या ले हैं, तो इसने बोला है कि जो मैनेजमेंट है, जस्ट अ सेकेंड, हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये अलग ही दिखे। जो मैनेजमेंट है वो बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट है, दोनों ही है वो। मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। मैनेजमेंट साइंस क्यों है? मैनेजमेंट साइंस क्यों है? अच्छा, तो साइंस को हमने किस कलर से हाईलाइट किया था? साइंस को हमने किया था येलो से, ठीक है। तो येलो हम चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। So management is a science because it has an organized body of knowledge consisting of certain universal facts, ठीक है। While ग्रीन से हम लोग आर्ट का कर लेते हैं। इट इज़ नोन एज आर्ट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग रिजल्ट्स
थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। जब तक आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं करोगे नॉलेज और स्किल का, आप एक अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते। ठीक है, अब जो आर्ट और साइंस है वो कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों पे, ईच अदर पे, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब पता है आप लोगों को? कमेंट करके बताना मुझे क्या होता है। ये मैथ्स में पढ़ने को देखा था आपने 10th क्लास में, आई गेस। सो मैनेजमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं, एग्जैक्टली साइंस के जैसा नहीं है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बट इट्स लाइक सॉफ्ट साइंस, और यू कैन रादर से इट बेसिकली सोशल साइंस। ठीक है, तो साइंस टीचर्स वांट टू नो एंड आर्ट टू डू। ठीक है, तो यहाँ पे साइंस हमें क्या बताता है? साइंस बताता है वांट टू नो एंड आर्ट टू डू। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना। फिर बढ़ेंगे हम लोग मैनेजमेंट एज प्रोफेशन की तरफ। तो मैनेजमेंट एज प्रोफेशन में हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, वो हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट एज प्रोफेशन में कुछ फीचर्स हैं जस्ट लाइक सेम एज बेसिकली साइंस के और आर्ट के। सिमिलरली प्रोफेशन में भी है, मैनेजमेंट एज प्रोफेशन में भी है। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ, मैनेजमेंट जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है, क्योंकि दो मैनेजमेंट में जो है वो दोनों के ही फीचर्स है, आर्ट के भी और साइंस के भी। बेसिकली जो प्रैक्टिस होती है मैनेजमेंट की उसको हम क्या कहेंगे? आर्ट कहेंगे। बट हाउएवर the managers can work better if their practice is based on principles of management, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, तो अगर वो फॉलो करेंगे वो, तो उनकी जो प्रैक्टिस है वो बेटर हो जाती है। और दीज प्रिंसिपल्स जो कंस्टिट्यूट दी साइंस ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, सो मैनेजमेंट एंड आर्ट, मैनेजमेंट एज साइंस, दे आर बोथ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट दे आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। They are complement to each other. So yeah, now let's start the management as profession. काफ़ी लंबा चैप्टर है गाइस ये, ठीक है ना? मुझे अभी से थकान होने लगी है, बट हम लोग ब्रेक ले सकते हैं बीच में, ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का, बट काफ़ी लंबा है ये, 10-15 पेजेस का चैप्टर है ये। ठीक है ना? तो हम लोग फटाफट से ख़त्म करते हैं जितना हो पा रहा है। ओके, सो मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, इसमें जो कोड है, इसमें जो न्यूमेरिक है वो है SRSRC। सो SRCC आप लोगों को पता है ना क्या है, तो उसी की तरह मैंने बनाया SRSRC। सो S फॉर स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो भी प्रोफेशन है, हर प्रोफेशन की एक वेल डिफाइंड बॉडी होती है, एक वेल डिफाइंड बॉडी होती है ऑफ नॉलेज रिलेवेंट टू द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइन देखने को मिलेगी, ये अपनी फर्स्ट लाइन ही जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो अगर प्रोफेशन प्रैक्टिस करना है एक पर्सन को, तो उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिक्वायर होती है। देन रेस्ट्रिक्टेड एंट्री की बात करें तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री में बेसिकली जो एंट्री है प्रोफेशन की, इट्स रेस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और थ्रू एक्वायरिंग द एजुकेशनल डिग्री। ठीक है, so no one can enter the profession without going through the prescribed course of learning. So यहाँ पे देख सकते हो there exist institutions and universities to impart education and training for professions. बेसिकली जो भी यू नो वो नहीं होते एग्जामिनेशंस वगैरह होते हैं पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए, एक डिग्रीज होती है। सो यहाँ पे उसी की बात करिए कि हर एक कोर्स में जो है डिग्री प्राप्त होना ज़रूरी है, जो है एक पर्टिकुलर नॉलेज होना ज़रूरी है थ्रू द एग्जामिनेशन। So without prescribed course of learning, no one can enter the profession. No one can enter the profession. आगे बढ़ेंगे सर्विस मोटिव की तरफ। सो सर्विस मोटिव में बेसिकली प्राइमरी मोटिवेटेड है बाय डिज़ायर टू सर्व द कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला और क्यों बोला अभी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो एक प्रोफेशन जो है वो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, मानती हूँ, बिल्कुल मानते हैं। जैसे कॉमर्स वाले जो है वो चार्टेड अकाउंटेंसी की तरफ बढ़ते हैं, तो वो एक प्रोफेशनल कोर्स है, राइट? सो मानते हैं कि चार्टेड अकाउंटेंसी एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को जो भी मनी है, जो भी इनकम हो रही है आपकी, वो ला के आप लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं। बट प्रोफेशनल्स आर प्राइमरीली मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर टू सर्व द कम्युनिटी। ठीक है, समझना,
इसका एग्जाम्पल डॉक्टर के टर्म्स में, सो डॉक्टर्स अर्न्स हिज लिविंग फ्रॉम हिज मेडिकल प्रैक्टिस बट ही डज नॉट ट्रीट हिज पेशेंट ओनली फॉर द सेक ऑफ मनी। ठीक है, वो केवल पैसे के लिए काम नहीं करते, वो मरीज को ठीक करने के लिए काम करते हैं। कई डॉक्टर्स, ठीक है ना, कई डॉक्टर्स के तो अब बात ही क्या करें, बाकी जो भी डॉक्टर्स हैं वो केवल पैसों के लिए काम नहीं करते, पेशेंट्स के लिए भी कई बार वो अपनी ह्यूमैनिटी दिखाते हैं। सिमिलरली मैनेजर्स के केस में भी ऐसा ही होता है। मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है नॉट ओनली टू इट्स ओनर्स बट ही इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस द गुड क्वालिटी ऑफ गुड्स so that and at the reasonable cost so that the सोसाइटी, जो भी सोसाइटी है, जो भी कम्युनिटी है, उनके लिए अच्छा हो। ठीक है, फिर है हमारा रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन। सो हर प्रोफेशन को इंस्टीट्यूशन या कोई एसोसिएशन रेगुलेट करता है यहाँ पे। ठीक है, इन्होंने यही बात करा है। तो इन एवरी प्रोफेशन देयर इज़ अ स्टैट्यूटरी association or institution which regulates the profession. ठीक है, for example the Institute of Chartered Accountants of India establishes and administers standards of competence for the auditors and management. Also associations have been established both in India and abroad. In India there is All India Management Association. So यहाँ पे जो मैनेजमेंट में है, मैनेजमेंट में भी एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड है, दोनों इंडिया और अब्रॉड में। ठीक है, तो इंडिया में जो है वो उसका नाम है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक है, हाउएवर इस एसोसिएशन में डज नॉट हैव द स्टैट्यूटरी पावर टू रेगुलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजर्स की एक्टिविटी रेगुलेट करने की पावर नहीं है। जो मेंबरशिप है इस एसोसिएशन की वो कंपलसरी नहीं है इन ऑर्डर टू बिकम द मैनेजर। ठीक है, ये तो कुछ गाइडलाइंस होती है इस पर्टिकुलर एसोसिएशन की। सो आप लोग उससे अभी कोई लेना देना नहीं है, हमें सिंपली रीड करना है इसको और ज़्यादा कुछ नहीं। सो आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है कोड ऑफ कंडक्ट है, बेसिकली अभी आप लोगों को समझ आएगा कि किस चीज़ की बात हो रही है। सो कोड ऑफ कंडक्ट को इस तरह से जज कर सकते हो कि हम लोग रूल्स और रेगुलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये। तो देख सकते हो, मेंबर्स ऑफ वन प्रोफेशन हैव टू अबाइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट, यानी रूल्स और रेगुलेशन विच कंटेन सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। बात आ गई भाई। ठीक है, प्रोवाइडिंग दी नॉर्म्स ऑफ honesty, integrity and professional ethics. For example, a chartered accountant is not expected to commercially advertise his firm. Any members violating the code can be punished. And his membership can be cancelled. The All India Management Association, अभी हमने पढ़ा था, ये कहाँ पढ़ा था? Representative Association. So जो All India Management Association है उसने फ्रेम किया है कोड ऑफ कंडक्ट टू रेगुलेट दी एक्टिविटीज़ ऑफ मैनेजर्स। ठीक है, बट इस कोड के कोई भी लीगल सैंक्शंस नहीं है। ठीक है, तो जो भी हाउएवर ऑब्जर्विंग बिजनेस एथिक्स इज़ ऑलवेज हेल्पफुल इन बिकमिंग मोर इफेक्टिव मैनेजर। सो अगर आप इसको फॉलो करते हो, बिजनेस एथिक्स जो है, ठीक है, वो हमेशा हेल्पफुल रहेगा फॉर बिकमिंग दी मोर इफेक्टिव मैनेजर। करेक्ट है। सो कोड ऑफ कंडक्ट में हमने बात करी बेसिकली जो भी प्रोफेशन है उसमें कुछ ना कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसको हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग द नॉर्म्स ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, सो यहाँ पे हमने जो है कंप्लीट कर लिया है क्या पोर्शन कि मैनेजमेंट एज साइंस, प्रोफेशन एज आर्ट, ये हमने कम्प्लीटली कवर अप कर लिया है। सो अब हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं फॉर 5 मिनट्स। तो यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 11:50। सो यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है, हाँ ठीक है। सो हम लोग 5 मिनट्स के अंदर अंदर वापस मिलते हैं। तो 5 मिनट का ब्रेक हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। ओके।
सो हेलो, वेलकम बैक। सो आई होप आप लोगों ने अच्छे से ब्रेक कर लिया होगा, ठीक है, एंड रिवाइज़ कर लिया होगा। सो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ, जो कि है कॉन्सेप्ट एंड थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट। सो यहाँ पे हम लोगों को 3 अप्रोचेस पढ़नी है गिवन बाय डिफरेंट पर्सन्स, थिंकर्स, ठीक है ना। तो 3 अप्रोच कौन सी है? एक है क्लासिकल अप्रोच, एक है न्यू क्लासिकल अप्रोच जिसको हम बिहेवियरल अप्रोच भी बोलते हैं, एक है कंटेम्प्रेरी अप्रोच। सो तीनों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि है, सबसे पहले हम लोग फ्योल के देख लेते हैं। सो हम लोग बढ़ते हैं फटाफट से फ्योल के प्रिंसिपल्स के ऊपर। सो यहाँ पे हमारा जो है फ्योल का प्रिंसिपल जो है शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे जो है फ्योल के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो फ्योल जो है 1841 से 1925 इनकी जो लाइफ टाइम थी, ठीक है। इनका प्रोफेशन था माइनिंग इंजीनियर, ये कई बार MCQ में पूछ लेते हैं, ठीक है। एंड इनको हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोलते हैं, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट बोलते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं, याद रखना वो टेलर होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला, ठीक है। बाकी इनके बारे में आप लोगों को कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो फ्योल ने जो है अपने आपको 14 प्रिंसिपल्स यहाँ पे दिए, जो कि डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ऑर्डर, स्केलर चेन, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव्स और एस्पिरेट दी कॉर्प्स। सो एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो फ्योल है उन्होंने ये बोला कि जो बिज़नेस है उस 6 मेजर एक्टिविटीज़ में डिवाइडेड है, जो कि है टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी एंड यहाँ पे अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल, ठीक है। सो बढ़ते फटाफट से। सो जो फ्योल है वो बॉर्न हुए 1841 में और माइनिंग इंजीनियर में वो काम करते थे। तो ये जो डेटा गिवन है यहाँ पे देख सकते हो 1920, तो ये जो है ये गलत है, इसको आप लोग गलत है, ये 1925 पे इनकी डेथ हुई थी। सो इसका प्रूफ आपकी बुक में ही गिवन है, यहाँ पे देख सकते हो इनकी फ़ोटो में, है ना। सो ये देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे इन्होंने माइनिंग इंजीनियर के तौर पे काम किया था, ठीक है। और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको नहीं देखने का। तो पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क। सो डिवीज़न ऑफ वर्क कहता है कि जो वर्क है वो डिवाइड होना चाहिए स्मॉल टास्क में, स्मॉल जॉब्स में, ठीक है। स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे, हर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी पे स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। डिवीज़न ऑफ वर्क से क्या होता है? स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है। तो अगर आपको MCQ में पूछे डिवीज़न ऑफ वर्क्स लीड्स टू डैश, सो आप लोग बोलेंगे स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? स्पेशलाइजेशन मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को आप बहुत ही कंसर्न वे में उस पर्टिकुलर एक्टिविटी पे ध्यान देते हुए काम कर रहे हैं, ठीक है। सो बात करते हैं सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया डिवीज़न ऑफ वर्क के बारे में। सो डिवीज़न ऑफ वर्क के बारे में मैंने आपको बताया कि वर्क जो है वो स्मॉल टास्क में डिवाइड होना चाहिए, स्मॉल एक्टिविटीज़ में डिवाइड होना चाहिए, राइट है। और जो हर एक वर्क को, हर एक टास्क को स्पेशलिस्ट परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास में जो आता है वो आता है ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है? एक राइट इंडिविजुअल की टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट एंड टू टेक एक्शन। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करा देती हूँ एक बार। Principle of specialization, which applies to all kind of work. Specialization increases the output by making the employees more efficient. According to Fayol, work should be divided into small tasks. So यहाँ से important है, तो पहले यहाँ तक मार्क कर लो principle of specialization। फिर according to Fayol, the work should be divided into small tasks which should be performed by trained specialist, ठीक है। फिर आता है authority, responsibility। authority क्या होता है? Right to give the orders and power to obtain the obedience, ये होता है अथॉरिटी, ठीक है। मैंने अथॉरिटी की डेफिनेशन आप लोगों को क्या बताई कि अथॉरिटी इज़ द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट, ठीक है ना, टू गिव द ऑर्डर्स, है ना, एंड टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम, ठीक है।
अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द असाइनमेंट ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? एक ऑब्लिगेशन होता है सबऑर्डिनेट का, ठीक है, टू डू द वर्क प्रॉपरली विच इज़ असाइंड। जो भी असाइन वर्क है उसको वो प्रॉपरली परफॉर्म करे, ये ऑब्लिगेशन होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि हमने अभी क्या पढ़ा, अथॉरिटी मीन्स राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन दी ओबीडियंस। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन ऑफ एन सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म दी असाइन ड्यूटी, टू प्रॉपरली परफॉर्म दी वर्क विच इज़ असाइंड बाय दी जो भी मैनेजर है। ठीक है, सो मैनेजर्स जो है रिक्वायर्स दी अथॉरिटी विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन दी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो मैं आपको बताऊँ तो अगर इसकी रीडिंग मार लेते हैं एक बार, रुको हम लोग फटाफट से इसको रीड करें। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, सो अभी हम लोग गूगल को बोलेंगे कि ये रीड करें। सो जस्ट अ सेकेंड। दिल ये ज़िद्दी है, ठीक है, तो अरे भाई ये क्या हो गया? हाँ ठीक है, अब बढ़ेंगे गूगल बाबा जी। हाँ जी, स्टार्ट करिए। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जस्ट वेट, इसको मैं चेक करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे मैंने वॉइस ऑप्शंस में क्लियर तो कर रखा है, सही है, आना तो नहीं चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, रुको थोड़ा, एक सेकेंड। इंडिया का कहाँ है? ये रहा। चलो ट्राई करते हैं, अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग रीडिंग मार लेंगे फटाफट से। आई थिंक ये नहीं होगा। आया आवाज़ स्पेशलिस्ट फॉर एग्जाम्पल आई थी ना आवाज़? हाँ ठीक है, अभी रीड मार लेगा, अब सही हो गया। ठीक है, स्पेशलिस्ट नहीं हैंग हो रहा है, छोड़ो इसे। So authority and responsibility. Authority is the right to give the orders and power to obtain the obedience. A manager might use both his official authority and personal authority while getting the things done. Official authority is derived from manager's position and personal authority arises out of personal qualities like intelligence, experience, etc. Responsibility arises from the alignment of duties. ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग कहाँ पहुँचे? हाँ ये रहा। तो responsibility arises from the assignment of duties. A parity must be maintained between the authority and responsibility. An individual to whom authority is given to exercise power must also be prepared to bear the responsibility, ठीक है, to perform the work in a satisfactory manner. For example, CEO of the company has doubled the sales targets of the sales manager for the coming year. To achieve his target, authority for appointing necessary sales representatives shall have been allowed to the CEO, right? So in these case, things are not representatives, advertising, etc. shall not be allowed. In case these things are not allowed, the sales manager cannot be held responsible for accomplishing the target. सो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आप लोगों को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया। फिर आप लोग ये लिख देना कि मैनेजर्स रिक्वायर अथॉरिटी along with the responsibility. There should be a proper balance between the authority as well as responsibility. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ, जो कि है नेक्स्ट पॉइंट, डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन आप लोगों को जैसा पता है हर जगह हर एक पॉइंट पे डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ओबे करना चाहिए, रूल्स रेगुलेशन रिस्पेक्ट करना चाहिए अपने मैनेजर को, ठीक है ना, और मेंटेन करना चाहिए डेकोरम इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सो डिसिप्लिन इज़ दी ओबीडियंस to organizational rules and employment
agreement which are necessary for working of the organization. Discipline requires good superiors at all the levels. ठीक है, एक क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन दी बेसिकली मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉयज़. सो यहाँ पे पढ़ लेते फटाफट से. एम्प्लॉय जो है मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न्स द एंटरप्राइज. गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप. A clear understanding between the management and worker regarding the organization rules and judicious use of penalties for the violation of rules. ठीक है, तो ये हो ही जाएगा. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है जो कि है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड इनके बीच का डिफरेंस. सो ये आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखने को मिल जाता है. सो यहाँ पे मैं चेक कर लूँ अगर, तो क्या मेरी स्क्रीन प्रॉपरली दिख रही है आप लोगों को? हाँ ठीक है, सो दिख रही है ये तो. राइट, नाउ थोड़ा जूम कर देते हो. अगर आप लोगों को देखने में दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बता देना कि थोड़ा सा जूम कर दो या ऐसा कर दो या वैसा कर दो, व्हाटएवर. राइट, सो अब आप लोगों को होपफुली ढंग से दिख रहा हो प्रॉपर. यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है? यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि देयर शुड बी वन बॉस फॉर वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि वन हेड होना चाहिए, वन प्लान होना चाहिए, सेम ऑब्जेक्टिव की तरफ उन लोगों को अचीव करना चाहिए, सेम ऑब्जेक्टिव होने चाहिए दोनों के. सो यूनिटी ऑफ कमांड में अकॉर्डिंग टू फयोल यहाँ पे पढ़ सकते हो. यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स दैट एम्प्लॉय शुड रिसीव कमांड और ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. वन सुपीरियर पे ज़्यादा फोकस दे देना. ठीक है, एक ही सुपीरियर होना चाहिए. इट इज़ नेसेसरी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स टू इंश्योर ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक बॉस, एक एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए. ठीक है, वही बात करें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में फयोल ने बोला कि देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान. ये इस पर आप लोग ढंग से जो है पढ़ लेना. ये जो पॉइंट है इस पर गौर मारिएगा. ठीक है, वन हेड वन बॉस होना चाहिए, वन हेड एंड वन प्लान होना चाहिए फॉर द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग दी सेम ऑब्जेक्टिव्स पे गौर डालिएगा. करेक्ट है. यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो गया. सो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ यूनिटी ऑफ कमांड हमने क्या पढ़ा कि देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय. ठीक है, और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हमने पढ़ा कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में ये पढ़ा कि देयर शुड बी वन हेड वन प्लान टू हैविंग दी सेम ऑब्जेक्टिव. ठीक है, थोड़ा सा वाटर में ड्रिंक कर लूँ यहाँ. ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ और, यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो रिजेंबल करता है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को. मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को याद रखना ये चीज़. आपको एग्जांपल देके और फिर वो पूछ सकता है कि यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ है, तो ये चीज़ आप लोग देख लेना. अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डिफरेंस की. तो यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो प्रिवेंट करता है डुअल सबऑर्डिनेशन को, और वाइल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है वो प्रिवेंट करता है ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ को. यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो अफेक्ट करता है इंडिविजुअल एम्प्लॉय को, वाइल यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है वो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है. यूनिटी ऑफ कमांड में एक डेफिनेशन आप डाल सकते हो कि देयर शुड बी वन सबऑर्डिनेट, नहीं, देयर शुड बी ओनली वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय. ठीक है, वन सुपीरियर होना चाहिए केवल. और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हर एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ का सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और एक हेड होना चाहिए और एक ही प्लान होना चाहिए. क्लियर है. यूनिटी ऑफ कमांड का पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि इट हेल्प्स टू प्रिवेंट दी कन्फ्यूजन अमंग दी एम्प्लॉयज़. और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का पॉजिटिव ये है कि इट इंश्योर्स दी यूनिटी ऑफ एक्शन, कोऑर्डिनेशन रहता है और एक्टिविटीज़ जो है वो ओवरलैप नहीं होती है. ठीक है. अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक द प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय. कोई भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के ऊपर इंटरेस्ट जो कि ऑर्गेनाइजेशन का है वो प्रायोरिटी पे रहना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैं बता देती हूँ. ऑर्गेनाइजेशन
इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय शुड बी नॉट टेक प्रेसिडेंस ओवर द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज होल, ठीक है, इन एनी। तो ये है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय की तरफ। तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब आपको पता है, रेम्यूनरेशन का मतलब पता है ना? नहीं पता है? पता है, कमेंट करके बताना आपको पता था या नहीं पता था, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय मतलब क्या है कि हर एक एम्प्लॉय को जो भी पे कंपनसेशन पे कर रहे हैं वो फेयर होना चाहिए बोथ द एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो भी देखो बात कर रहा है ये रेम्यूनरेशन की, तो रेम्यूनरेशन एक तरह से सैलरी बोल दो, एक तरह से वेजेस बोल दो। सो वेजेस जो है वो फेयर होना चाहिए, इक्विटेबल बेसिस पे होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्विटेबल बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। सो एज टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द इंडिविजुअल एम्प्लॉय, ठीक है। इसकी पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें गुड रिलेशन रहेगा, मैनेजमेंट अच्छा चलेगा, ठीक है, और स्मूथली वर्क करेगा आपका जो भी कंपनी है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। बात करेंगे सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन की, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आता है सेंट्रलाइजेशन। सो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन है कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद वन लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू द लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अब अकॉर्डिंग टू द फेयर देयर शुड बी प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द डिस्पर्सल एंड रिटेंशन ऑफ द अथॉरिटी। डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी क्या हुई? डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, एंड रिटेंशन ऑफ अथॉरिटी क्या हुई? कंसंट्रेशन यानी सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने पढ़ा डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन में। जो भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए कंपेयर टू दी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि जो भी अथॉरिटी है वो एक अथॉरिटी काम नहीं कर सकती, पूरे डिफरेंट अथॉरिटीज़ होनी चाहिए जो कि हर एक ग्रुप को जो है मैनेज करे और साथ में लेके चले। स्केलर चेन इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। सो इसमें जो है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। स्केलर चेन भी एक उसी का पार्ट है। स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? स्केलर चेन इज द चेन ऑफ सुपीरियर्स रेंजिंग फ्रॉम द टॉप लेवल अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन साफ साफ दी हुई है, चेन ऑफ द अथॉरिटी, चेन ऑफ द सुपीरियर्स रेंजिंग फ्रॉम अल्टीमेट अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल, ठीक है। अब गैंग प्लैंक क्या होता है? गैंग प्लैंक की डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। गैंग प्लैंक एक शॉर्टर रूट है ना, और ये प्रोवाइड किया गया है सो दैट द कम्युनिकेशन इज़ नॉट डिलेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। समटाइम्स क्या होता है? इमरजेंसी होती है, ठीक है। सो इन द केस ऑफ इमरजेंसी देयर इज़ अ शॉर्टर रूट so that the communication can be there and it is not delayed. Such route is called gangplank. So gangplank is the shorter route and has been provided so that the communication is not delayed in the case of emergency. कोई भी emergency का केस आता है उसके अंदर अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है टू दी अथॉरिटी तो वो डिले ना हो, उसके लिए गैंगप्लैंक होता है। तो यहाँ से मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोग को गैंगप्लैंक होता क्या है एक्चुअली। सो यहाँ पे देखो थोड़ा गला ख़राब है आज। देखो ये डी है और ये जी है, ये जो दोनों हैं लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर डी को ए को कोई बात बोलनी है तो वो डी किसको बोलेगा? पहले सी को बोलेगा, फिर सी बी को बोलेगा, फिर बी ए को बोलेगा, फिर ए ई को बोलेगा, ई एफ को बोलेगा, एफ जी को बोलेगा। अगर डी को जी तक ना कुछ भी पहुंचाना है और अगर डी को ए तक पहुंचाना है तो इन तीनों से पास होना पड़ेगा पहले, राइट है, ठीक है। सो यहाँ पे गैंगप्लैंक से क्या कर सकते हो आप? डायरेक्टली डी से जी के पास में इंफॉर्मेशन भेज सकते हो। डी से जी के पास में इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आप लोग भेज सकते हो, ठीक है। इसको हम गैंगप्लैंक कहते हैं। सो ये डायग्राम आप लोग ड्रॉ करके आना, ठीक है। तो हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्डर 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 ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखने को जो मिलेगा वो है ऑर्डर। सो डेफिनेटली आप लोगों को ऑर्डर वर्ड से ही समझ आ गया होगा कि क्या बोलना चाह रहा है। अच्छा, ऑर्डर के भी दो वो होते हैं, मीनिंग्स होते हैं। एक होता है कि
ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, ये मेरा ऑर्डर है कि तुम ये करो, ये वाला ऑर्डर नहीं है यहाँ पे। ऑर्डर है मतलब कि हर एक चीज़ की अपनी अलग प्लेस होनी चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी अ प्लेस ऑफ फॉर एवरीथिंग एंड फॉर एवरीवन इन इट्स in the organization. So there should be place for everything and everyone. आ गया highlighter, so ये रहा। there should be place for everything and everyone, ठीक है। कुछ फिक्स प्लेस होनी चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज की और फिजिकल रिसोर्सेज की, ठीक है। दिस प्रिंसिपल एम्फसाइजेस ऑर्डरलीनेस, राइट है। इसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं कि हर एक चीज़ का फिक्स प्लेस होता है, ठीक है ना। और सेकेंडली इससे ना प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है। बात करेंगे इक्विटी की, तो इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ में जो है, हम एम्प्लॉयज़ को जो है ट्रीटेड विथ जस्टिस और काइंडनेस से ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। जस्टिस और काइंडनेस से ट्रीट करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो कि अगर कोई भी बंदा सेम जॉब कर रहा है, ठीक है, उसमें एक एम्प्लॉय को 20,000 रुपये दे रहे हो और दूसरे एम्प्लॉय को 15,000 रुपये दे रहे हो, तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का वायलेशन हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन दी बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, एक ही बात है। सॉरी। सो आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन है ना, तो इसलिए वीडियो बनानी पड़ रही है, नहीं तो बाद में बना देते। सो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना। अभी काफ़ी छोटा चैनल है, आप लोगों को ही आगे लेके जाना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की तरफ, जो कि हम स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल भी बोलते हैं। एमसीक्यू में समटाइम्स ये पूछ लेता है। सो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर बोलता है, क्या बोलता है कि जो भी मैनेजमेंट है ना, उसमें एक पोजीशन होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एम्प्लॉय वहीं पे रहना चाहिए। समझे? नहीं समझे? समझना। क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट प्रैक्टिसेस विच एनकरेज दी, ये इस पे गौर डालना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन एम्प्लॉय टू गेट यूज टू न्यू वर्क एंड सक्सीड इन डूइंग इन वेल। Instability of tenure can affect the organization growth. We all believe that the employee turnover should be minimized for maximum development of organization. So फयाल क्या बिलीव करते थे कि एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है वो मिनिमाइज़ होना चाहिए। एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है वो मिनिमाइज़ होना चाहिए टू मेंटेन दी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय जब नया नया आता है तो उसमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और जो भी ट्रेनिंग होती है उसमें कॉस्ट हमें लगानी पड़ती है। तो वो कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण हमारी बिज़नेस की जो भी एक्टिविटीज़ है उससे हमारा प्रॉफिट जो है रिड्यूस हो जाता है। करेक्ट है। इनसिक्योरिटी भी कई बार, इंस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी भी रहती है अमंग दी एम्प्लॉयज़। और अगर कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हो जाते हैं तो अदर वर्कर्स भी क्या है छोड़ के चले जाते हैं काम को। तो इसलिए ऐसा होना चाहिए कि कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होने चाहिए एम्प्लॉयज़ के, राइट। ओके। सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है इनिशिएटिव का मतलब आप लोगों को पता है? जी हाँ, आप लोगों को पता होगा। इनिशिएटिव मतलब किसी चीज़ को इनिशिएट करना, ठीक है। सो यहाँ पे फयाल क्या बोलते हैं कि फयाल को क्या चाहिए था कि सबऑर्डिनेट्स और जो एम्प्लॉयज़ है दे शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव एंड थिंकिंग, ठीक है, एंड एग्जीक्यूटिंग दी प्लान्स। फयाल बोलते हैं कि अगर सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉयज़ को कुछ अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए टू टेक सम इनिशिएटिव लेने के लिए, सो दैट इनिशिएटिव लेने के लिए और कैरी करने के लिए उनके प्लान को, सो दैट इम्प्रूवमेंट हो सके विद द प्रेस्क्राइब लिमिट ऑफ अथॉरिटी, राइट है। तो यहाँ पे जैसे इनिशिएटिव जो है वो एनकरेज करना चाहिए, ठीक है, बट इसका ये मीनिंग नहीं है कि कोई भी अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, जो भी प्रैक्टिस हो रही है इन द कंपनी उसके अगेंस्ट नहीं, बट या फॉर द सेक ऑफ
प्रॉफिट इंक्रीज़ जो भी इनिशिएटिव होता है वो वर्कर्स को भी लेना चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट एस्पिरेट दी कॉर्प्स। सो एस्पिरेट दी कॉर्प्स का मतलब होता है कि मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट अमंग दी एम्प्लॉयज़, देयर शुड बी टीम स्पिरिट, देयर शुड बी हार्मनी, देयर शुड बी इक्वालिटी। मतलब इक्वालिटी नहीं, इसमें इक्वालिटी की बात नहीं हो रही, इसमें टीम स्पिरिट की बात हो रही है, यूनिटी की बात हो रही है। सो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू Fayol, even small factors could be help in the promoting the team spirit. Unity among the personnel can be accomplished through proper communication, coordination, ठीक है। और जो मैनेजर है उसको क्या करना चाहिए, सोचो क्या करना चाहिए होगा, उसको अपने एफर्ट्स लगाने चाहिए किसके लिए, टू डेवलप दी टीम स्पिरिट अमंग दी सबऑर्डिनेट। ऑल्सो उसको जो है इनकरेज करना चाहिए कि हम वी वर्ड यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई वर्ड ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेशन, ठीक है। तो मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ यहाँ पे क्या बोल रहा है। सो यहाँ पे वही बोल रहा है जो मैंने बोला कि मैनेजर को कंटिन्यूसली एफर्ट्स लेने चाहिए टू बिल्डिंग टीम स्पिरिट, और उसको वी वर्ड यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ आई ड्यूरिंग द कॉन्वर्जेशन विद द सबऑर्डिनेट। इससे टीम स्पिरिट बिल्ड होगी। यहाँ पे हमारा जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है Fayol वाला वो ख़त्म होता है। काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम लोग बढ़ेंगे, अच्छा न्यू क्लासिकल अप्रोच भी पहले कर ले, छोटा सा है, पहले वही कर लेते हैं। कहाँ गया न्यू क्लासिकल अप्रोच, कहाँ गया, जल्दी से आ जाओ। सो ये रहा न्यू क्लासिकल अप्रोच, ठीक है। तो न्यू क्लासिकल अप्रोच यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो न्यू क्लासिकल अप्रोच क्या थी, क्यों थी, कैसे थी और क्या काम आती है, और क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हम लोग इसको रट के जाए या वॉटेवर। तो अभी आप लोगों को कुछ क्षणों में पता लग जाएगा, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा किसके प्रिंसिपल्स, Fayols के प्रिंसिपल्स पढ़े। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद में इसके करने के बाद में टेलर के प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये जो थर्ड टाइप है ये है न्यू क्लासिकल अप्रोच। न्यू क्लासिकल अप्रोच में हमें क्या पढ़ना है, न्यू क्लासिकल अप्रोच, ये अप्रोच है क्या, ये किसके टूवर्ड्स कंसर्न्ड है, ठीक है, ये किसके टूवर्ड्स कंसर्न्ड है। लाइक जो न्यू क्लासिकल अप्रोच है वो बेसिकली वर्कर के टूवर्ड्स कंसर्न्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग अभी पढ़ेंगे। सो स्टोर करें। अच्छा एक चीज़ और, अब मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले एक डायग्राम दिखाया था, ये रहा, इसी के नीचे था, ये रहा। ये जो है ना, ये इसकी रीडिंग आप खुद से मारना, इसकी रीडिंग आप खुद से मारना। ब्यूरोक्रेसी मैं पढ़ाई देते चलो। ब्यूरोक्रेसी क्या थी कि ये जो है मैक्स वेबर ने कॉन्सेप्चुअलाइज करी थी, बट इसकी रिजिडिटी और इसकी इनफ्लेक्सिबिलिटी के कारण इस अप्रोच को क्रिटिसाइज़ कर दिया गया था, तो ये अप्रोच फॉलो नहीं हुई। फिर आती है साइंटिफिक मैनेजमेंट की अप्रोच। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये अप्रोच दी थी किसने, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने। तो ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनको क्या बोला था, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला गया था, ठीक है। और ये एक अमेरिकन इंजीनियर थे, ये याद रख लेना, बस इतना सा आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो थी वो दी थी किसने, हेनरी Fayol ने, जिनके अभी प्रिंसिपल्स हमने पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। ये फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और ये किसका काम करते थे, कमेंट करके बताओ। मैंने बताया था आपको क्या काम करते थे, ये माइनिंग इंजीनियर थे। याद था या नहीं था, बताना है आप कमेंट में। तो इन्होंने क्या किया था, प्रपाउंड किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स को बताया था, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स टू डिटरमाइन द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग द जॉब। तो इन्होंने ये बताया था। अच्छा, तो यहाँ पे जो डायग्राम था, कहाँ गया, ये यहाँ देख सकते हो, न्यू क्लासिकल। सो न्यू क्लासिकल अप्रोच आई थी 1930 से 1960 के बीच में। इसने बेसिकली ह्यूमन रिलेशंस, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के, मतलब ह्यूमन रिलेशन टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में कॉन्सर्न है, ठीक है।
मैनेजमेंट जो थिंकर्स थे इसमें सबसे पहले एल्टन मेयो, ये कौन थे ये अभी आप लोगों को पता चलेगा। ये फादर ऑफ न्यू क्लासिकल अप्रोच इन लोगों को इसको बोला था इन पर्सन जो भी थे, जॉर्ज एल्टन मेयो इनका नाम था प्रॉपर, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पे अब्राहम मैस्लो, फ्रिट्ज और रोहिथलिसबर्गर, पता नहीं क्या नाम है, जो भी है। तो ये कुछ मैनेजमेंट थिंकर्स थे यहाँ पे न्यू क्लासिकल अप्रोच में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्लासिकल अप्रोच है, तो ये क्लासिकल अप्रोच में 3 थ्योरीज थी, तो अभी हमने ये डिस्कस कर ली है, ठीक है। जिसमें FW टेलर का नाम आ जाता है, टेलर, देन फयोल का नाम आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। हेनरी फयोल है यहाँ पे, जो छपने में जो बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं। सो ये मैक्स वेबर का नाम आ जाता है, जिन्होंने कौन सी थ्योरी बताई थी, जल्दी बताओ। ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी मैक्स वेबर, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेनरी फयोल, एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी FW टेलर, फ्रेडरिक ब्रिंसलो टेलर, ठीक है। अब बढ़ते हैं न्यू क्लासिकल अप्रोच के बारे में, फटाफट से रीडिंग मारेंगे एंड आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा क्या फंडा चल रहा है। ओके, सो हाँ जी, तो यहाँ पे देखो न्यू क्लासिकल अप्रोच जो है बेसिकली कहाँ पे क्या है, ये दिस थ्योरी इज ऑल्सो रेफर टू एज बिहेवियरल साइंस अप्रोच, ये मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था चैप्टर के। फिर न्यू क्लासिकल अप्रोच गिव्स importance to human and social aspect of the worker, ठीक है, and his relations in the organization. Instead of concentrating on production structures or technology, the neoclassical theory was mainly associated with the employee, and in this approach the workers are structured in such a way that they would regularly share tasks, information, knowledge। ये सब बकवास दी हुई है, आप लोग यहाँ से पढ़ना। जॉर्ज एल्टन मेयो फादर थे किसके, नियोक्लासिकल अप्रोच के। अच्छा, ये एक लीडर भी थे जिन्होंने कंडक्ट करी थी ये 3, कौन सी, हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। तो ये बस ऐसे डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ MCQ में पूछ सकता है। सो या इसके अलावा यहाँ पे दिस एक्सपेरिमेंट वाज अंडरटेकन इन 4 फेजेस। सबसे पहला एलिमिनेटिंग एक्सपेरिमेंट, रिलेट असेंबली टेस्ट, रूम स्टडीज और मासिव इंटरव्यू प्रोग्राम। सो ये वाला जो टॉपिक है न्यू क्लासिकल अप्रोच, बहुत सारे टीचर्स मिस कर देते हैं एंड इम्पॉर्टेंटली नहीं टीच करते हैं। सो डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है क्योंकि ये डिफरेंट है बिल्कुल ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है इस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू तो ये थी कि वर्कर्स जो है वो कांट बी मोटिवेटेड बाय ओनली मनी। वर्कर्स केवल फाइनेंशियली ही मोटिवेट नहीं होते हैं, बट दे आर सोशो फिजियोलॉजिकल बींग्स एंड रिस्पॉन्ड टू टोटल वर्क सिचुएशंस, ठीक है। वर्कर्स एक्ट और रिएक्ट नॉट एज इंडिविजुअल बट एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप। Informal leader play an important part in setting and enforcing group norms. The amount of work to be done by worker is not determined by physical capacity but by the social norms. Other experiments were also performed and researchers concluded that the social factors play an important role in workers' efficiency. So ये यहाँ पे हमारा नियो क्लासिकल अप्रोच का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म होता है। सो अब हम लोग लेंगे 10 मिनट्स का ब्रेक, उसके बाद में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो अगर आप लोग जो है लाइव नहीं देख रहे हो और अगर आप लोग जो है शूटेड वीडियो देख रहे हैं, मतलब जो ऑलरेडी लाइव नहीं है अभी, सो आप लोग 10 मिनट्स स्किप करके एंड देन आगे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं 10 मिनट्स के ब्रेक पे जा रही हूँ। सो या ओके, बाय।
हाँ जी, वापस आ चुके हैं। तो फटाफट से अब कंप्लीट करेंगे चैप्टर को, बढ़ेंगे हम लोग टेलर की तरफ, ठीक है ना। टेलर कहाँ है तू, यहाँ है तू, ठीक है। तो बढ़ते हैं टेलर की तरफ। ओके, सो 2 मिनट बची है वैसे तो अभी टाइम ब्रेक में, ठीक है। तो इन 2 मिनट में मैं आपसे बात कर लेती हूँ पहले कि किस तरह से आप लोगों को मेरी वीडियोस लग रही है, राइट। अगर अच्छी लग रही है तो यार आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते ही नहीं हो। प्लीज़ यार शेयर करो, सब्सक्राइब करो। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है, लेकिन आप लोग का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यूसली वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करते रहूँगी। किसी ना किसी दिन हार्डवर्क का कहीं ना कहीं हमें फल ज़रूर मिलेगा। तो यार हम लोग फटाफट से अब टेलर के बारे में जानना शुरू करते हैं। तो टेलर भाई साहब आए थे कुछ 1856 में, राइट, 1856 में, एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई थी इन 1915 में, ठीक है, 1915 में। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ इंटरेस्टिंग, वो मार्च 20 को आए थे एंड मार्च 21 को डेथ हो गई उनकी। मतलब मार्च 29 1856 में आए थे और मार्च 21 1915 में उनकी डेथ हो गई। कितनी इंटरेस्टिंग है ना। ओके, सो प्रोफेशन है इनका, जैसे कि मैंने आपको बताया, अमेरिकन इंजीनियर थे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, MCQ में 101% ज़रूर से आप लोगों से ये पूछने वाला है। सो हम लोग अब हमारा कलर चेंज कर लेंगे फटाफट से। एंड ये जो काम करते थे सीमेंट्स रोलिंग मिल्स में काम करते थे, ठीक है। चलो, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। सबसे पहला हमारे पास में साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। सो टेलर जो है वो बोलते हैं, टेलर जो है वो बोलते हैं कि जो हर एक एलिमेंट है जॉब का, हर एक एलिमेंट है जो भी जॉब का, वो साइंटिफिकली एनालाइज होना चाहिए और हर एक छोटी सी छोटी एक्टिविटी भी एनालाइज होनी चाहिए, सो दैट हमारा जो वेस्टेज है वो रिड्यूस हो, ठीक है। सो एवरी स्मॉल एक्टिविटी शुड बी एनालाइज एज इट विल रिड्यूस द वेस्टेज। सो हाँ, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, फटाफट से रीडिंग कर लेते हैं। टेलर suggested that each element of job and motions required to perform it to be scientifically analyzed and use most effective ways of doing it. It will not only save time but also reduce the wastage. So ये wastage reduce करेगा, ठीक है। ओके, नाउ हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं। हारमनी का मतलब होता है एकजुटता, एकजुटता, ठीक है, एकजुटता मतलब यूनिटी, ठीक है। तो हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड में ये बोला गया है कि जो भी एम्प्लॉय है और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में क्या होना चाहिए, हारमनी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, हेल्दी रिलेशंस होने चाहिए, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में। सो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय शुड बी फुली हार्मोनाइज्ड सो एज टू सिक्योर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजर्स एंड वर्कर्स। इससे क्या होगा, जो गोल्स हैं वो अचीव होंगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। तो इसका मतलब क्या है वो हम जानते हैं। तो मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट में बोला है कि मैक्सिमम आउटपुट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विल ब्रिंग हायर प्रॉफिट फॉर द एम्प्लॉयर एंड बेटर वेजेस एज फॉर द वर्कर। Taylor believed that management and worker should have common interest in increasing the productivity. So इनका common goal होना चाहिए, interest होना चाहिए to achieve the goals and increase the productivity, ठीक है। और कभी भी अगर सिचुएशन आ जाती है कोई एक्सेस डिमांड की, तो वो प्रॉपरली काम होना चाहिए कि फटाफट से हम किस तरह से सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम बढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, 4th पॉइंट हमारा। सो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि टेलर ने बोला कि देयर शुड बी सूटेबल कैंडिडेट्स और सूटेबल वर्कर्स शुड बी देयर टू परफॉर्म द वर्क इन अ पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है। हर एक फील्ड में कुछ पर्सन्स होने चाहिए सो दैट वो अपनी फील्ड में जो है अच्छे से काम कर सके। सूटेबल वर्कर होने चाहिए, ठीक है।
तो टेलर वॉज ऑफ द व्यू दैट द कंसर्न फॉर एफिशिएंसी कुड बी बिल्ड एंड राइट फ्रॉम द process of employee selection. Each person should be scientifically selected and then work assigned should suit his physical, mental and intellectual capabilities. जो भी वर्क आप वर्कर को दे रहे हो वो सूट होना चाहिए किसको, एम्प्लॉय को, सो दैट वो अपनी स्किल्स यूज़ करके उसको वर्क कम्प्लीटली कर पाए एंड एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज़ कर पाए. और अच्छा, अगर कोई वर्क उनसे नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए पर्टिकुलर वर्क के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाए एंड ट्रेनिंग दे के उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करी जाए. ठीक है, सो दैट मोर एंड मोर कुड बी प्रोड्यूस्ड. कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसका मतलब है कि वर्कर्स शुड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट शुड अंडरस्टैंड द नीड ऑफ वर्कर्स. देयर शुड बी कोऑपरेशन, नो क्रिटिसाइजिंग शुड बी देयर. ठीक है, देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कर्स एज वेल एज द मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ द इंडिविजुअलिज्म. ठीक है, कंपटीशन जो है वो रिप्लेस होना चाहिए किससे, कोऑपरेशन से, एंड बोथ शुड रियलाइज द नीड ऑफ ईच अदर. ठीक है, तो ये हमारा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म था. अब आया कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन. इसमें बेसिकली चेंज इन द एटीट्यूड बिहेवियर ऑफ वर्कर एंड ओनर्स. ठीक है, चेंज इन द एटीट्यूड बिहेवियर ऑफ वर्कर एंड ओनर्स. यहाँ पे इन्होंने बोला कि कंप्लीट चेंज इन द आउटलुक ऑफ वर्कर एंड ओनर. सो मैंने इसको ईजी लैंग्वेज में क्या बोला कि चेंज इन द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द वर्कर एंड ओनर. सो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, ये आउटसेट थे किसके, मेंटल रिवॉल्यूशन मैनेजमेंट के, मेंटल रिवॉल्यूशन के. सो मैनेजमेंट शुड क्रिएट कोजेनियल atmosphere for optimum efficiency of workers, and on the other hand worker should also not go on strikes and waste the resources. इस मेंटल रिवॉल्यूशन में 3 एस्पेक्ट थे. क्या क्या? ऑल एफर्ट्स फॉर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, creation of the spirit of mutual trust and confidence, inculcating and developing the scientific attitude towards the problem. ठीक है, फिर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आती है. टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोलो, साइंस मैनेजमेंट बोलो. सो इसमें आप लोगों को 7 टेक्निक्स देखने को मिलेगी. सबसे पहली आती है हमारे पास में टाइम स्टडी. टाइम स्टडी बेसिकली कंसर्न है किससे, टाइम से. टाइम स्टडी डिटरमाइंस और एनालाइज दैट एवरी एक्टिविटी परफॉर्म्ड शुड बी परफॉर्म बेसिकली इन द रिक्वायर्ड टाइम. ठीक है ना, हर एक एक्टिविटी का टाइम मेजर होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, और हर एक एक्टिविटी एनालाइज होनी चाहिए सो दैट द परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजर्स. ठीक है, पढ़ लेते हैं. टाइम स्टडी डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ जॉब अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन. इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ जॉब एंड स्टडी ऑफ ईच एलिमेंट of the activity performed. The time of each task is measured using the devices like stopwatch. Taylor suggested the use of time study to lay down a fair day's work, determine number of workers required to perform a particular task. Motion study का objective क्या है? To eliminate the useless motions so that the time can be saved. So motion study refers to the study of movement of an operator on a machine involved in a particular task. The purpose is to eliminate useless motions and determine the best way of doing the job. It increases the efficiency and productivity by cutting down all the wasteful motions. Taylor used cameras, stopwatches, symbols and colors to identify the motions and designed different motions and designed an efficient way of performing the work with the productive motion. तो motion study basically क्या है? Study of movement of an operator on a machine involved in the particular task. और ये क्या एम करती है? To eliminate the useless motions. ठीक है, wasteful motion eliminate कर दिया जाए. ठीक है, बढ़ेंगे आगे की तरफ. मेथड स्टडी एम एट एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी ऑपरेशंस एंड अचीविंग द बेस्ट मेथड टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क. ठीक है ना, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज एफिशिएंसी by improving the current processes and involve the systematic recording and scrutinized inspection of existing and proposed way of doing the work. इसका मतलब क्या है? एक सेकेंड में.
सो मेथड स्टडी क्या बोल रहा है कि मेथड स्टडी बोल रहा है कि हाउ टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑफ द बेस्ट मेथड टू परफॉर्म द टास्क एंड एलिमिनेट द अननेसेसरी एंड वेस्टफुल मेथड्स. बेसिकली इट इन्वॉल्व द स्क्रूटनाइजिंग इंस्पेक्शन ऑफ वेज ऑफ डूइंग द वर्क. ठीक है, बात करेंगे फटीग स्टडी. फटीग स्टडी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना. तो यहाँ पे हम लोग फटीग स्टडी की बात कर लेते हैं फटाफट से. तो फटीग स्टडी बोलता है कि फटीग स्टडी एम्स एट प्रोवाइडिंग द रेस्ट इंटरवल्स इन कंप्लीटिंग द टास्क टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. ठीक है, मतलब जो भी टास्क वर्कर को दिया जा रहा है उसमें कुछ प्रॉपर रेस्ट इंटरवल्स दिए जाने चाहिए वर्कर को टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्कर. ठीक है, सो दैट उनका इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो. ठीक है, फटीग जो है वो बेसिकली लेजीनेस होता है. लेजीनेस जो है वो जनरली किससे कॉज होती है? बाय लॉन्ग वर्किंग आवर्स. ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए. आउटपुट जो क्या बोलते हैं, जो भी आउटपुट निकल के आ रहा है वो आपका इंक्रीज वे में, इफेक्टिव वे में तभी निकलेगा जब आप प्रॉपरली जो है रेस्ट इंटरवल्स देंगे, ब्रेक्स देंगे वर्कर को, सो दैट इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क कुड बी इंक्रीज्ड. स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. इसका मतलब है कि स्टैंडर्डाइजेशन मतलब प्रोसेस ऑफ सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है एलिमिनेटिंग दी अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, एक सिंपल वे में काम करना. ठीक है, आउटपुट जो है अगर स्टैंडर्ड क्वालिटी के ऊपर नहीं है तो क्या करेंगे हम, प्रॉपरली जो है उसको रेक्टिफाई करेंगे जो भी सिचुएशन है. देखो मैं बताती हूँ, अगर 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 यहाँ पे कुछ स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन में होता क्या है, कुछ स्टैंडर्ड सेट करे जाते हैं पहले स्टेप में. सेकेंडली फिर उनको वो क्या कर रहे हैं, अगर कोई स्टैंडर्ड सेट है तो वो सिंप्लीफाई करता है वर्क को. किस तरह से कि एक डायरेक्शन मिल जाता है कि हमें ये काम की तरफ अचीव करना है. कि देखो हमें बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम देना है, तो ये हमें डायरेक्शन मिल गया कि अब हमें बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करनी है. तो स्टैंडर्ड क्या सेट किया कि बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम देना है. तो अब हमें सिंप्लीफाई हो गया हमारा वर्क कि अब हमें सारे सब्जेक्ट में से बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करनी है. सो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करनी है, ये हमारा सिंप्लीफाई वर्क हो गया, वे हो गया, पाथ हो गया. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बेसिकली एम करता है एलिमिनेटिंग दी अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ दी प्रोडक्ट्स पे. ठीक है, अच्छा अगर कोई भी हम लोग अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं स्टैंडर्ड पे, सो अगर कोई भी उसमें बीच में दिक्कत आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि जो भी दिक्कत है उसको रेक्टिफाई करेंगे. ठीक है, और हम लोग हमारे जो प्रोडक्ट है उसको कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोड्यूस हो पाए इन कम से कम कॉस्ट. ठीक है, मिनिमाइज़ करेंगे कॉस्ट को और मैक्सिमाइज़ करेंगे प्रॉफिट. करेक्ट है. अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है फंक्शनल फोरमैनशिप. सो फंक्शनल फोरमैनशिप की तरफ हम बढ़ेंगे. सो फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब क्या होता है वो पढ़ लेते हैं सबसे पहले. सो फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब होता है, ये एक टेक्निक है विच एम्स एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय sorry not products, sorry I missed one word. Functional foremanship is the technique which aims to improve the quality of supervision by putting the worker under these 8 specialist bosses या फिर foreman. 4 for planning, 4 for execution. ठीक है, अब इसमें 4 प्लानिंग के होते हैं और 4 एग्जीक्यूशन के होते हैं. तो जैसा कि आप देख सकते हो ये 4 तो है आपके प्लानिंग के लिए. ठीक है, और ये वाले जो 4 हैं ये आपके हैं एग्जीक्यूशन के लिए या प्रोडक्शन के लिए. बात करेंगे एक एक करके. रूट क्लर्क क्या होता है? रूट क्लर्क बताता है एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन. ठीक है ना, एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड डिसाइड दी रूट थ्रू विच ईच वर्क शुड बी ट्रेवल्ड. ठीक है, डिसाइड करता है एक रूट को कि हाउ दी वर्क शुड बी ट्रेवल. तो ये बेसिकली क्या करता है, स्पेसिफाई करता है रूट ऑफ प्रोडक्शन को. सेकेंडली इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ये क्या करता है, ड्राफ्ट करता है इंस्ट्रक्शंस को. इट टू प्रिपेयर द डिटेल इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, फॉर द वर्कर्स सो दैट उनका जो भी काम है वो स्पेसिफाइड वे में हो पाए. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करता है, ये फ्रेम करता है टाइम टेबल को. ठीक है, और कॉस्ट शीट को मेंटेन करता है.
शॉप डिसिप्लिनेरियन क्या होता है? शॉप डिसिप्लिनेरियन ये होता है कि वो मेंटेन करता है डिसिप्लिन को, इंश्योर करता है डिसिप्लिन को, ठीक है। एग्जीक्यूशन वाले की बात करें तो गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या करता है? चेक करता है और मेंटेन करता है क्वालिटी ऑफ वर्क को। रिपेयर बॉस करता है इंश्योर करता है कि जो भी मशीन्स और टूल्स है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस में हो, ठीक है। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिपेयर कर दे वो, ठीक है। स्पीड बॉस क्या करता है? वो देखता है कि जॉब जो है वो कंप्लीट हो रही है टाइम पे या नहीं हो रही है, ठीक है। और गैंग बॉस क्या करता है? टू कीप द मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन, मतलब वो रेडी होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए एकदम, ठीक है, ताकि जो भी हम लोग काम करें उससे वो फटाफट से कंप्लीट हो जाए एट द एक्यूरेट टाइम, एक्यूरेसी होनी चाहिए, राइट। सो ये कुछ चार थे हमारे, ओके। गैंग बॉस क्या था? रिवाइज कर लेते हैं। गैंग बॉस था दैट कीप द मशीन्स एंड टूल रेडी फॉर द ऑपरेशन। स्पीड बॉस था कि जॉब जो है वो कंप्लीट हो रही है टाइम पे, एक्यूरेसी चेक करना उसकी, ठीक है, कि वो टाइम पे कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है। रिपेयर बॉस का काम क्या होता है? टू कीप द मशीन एंड टूल इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस, और अगर कुछ रिपेयर मांग रहा है वो तो रिपेयर कर दो उसको। और इंस्पेक्टर क्या होता है? टू चेक एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ वर्क, ओवरऑल इंस्पेक्शन करता है ये, ठीक है। सो ये हमारे 8 बॉसेज हैं, ठीक है। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या पढ़ा? फंक्शनल फोरमैनशिप इज द टेक्निक विच एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सुपरविजन बाय पुटिंग द वर्कर अंडर द 8 डिफरेंट फोरमैन्स, 4 फॉर एग्जीक्यूशन, 4 फॉर प्लानिंग। प्लानिंग वाले कौन कौन से थे? रूट क्लर्क थे, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क था, देन हमारा शॉप डिसिप्लिनेरियन था, एंड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क था। एग्जीक्यूशन वाले कौन कौन थे? स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर, ठीक है। ये हो गए हमारे फंक्शनल फोरमैनशिप के पॉइंट्स। फिर आता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है। सो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एक ऐसा टाइप ऑफ पीस रेट सिस्टम था जिसमें टेलर जो है वो चाहता था कि वो डिफरेंशिएट कर पाए बिटवीन द एफिशिएंट एज वेल एज इनएफिशिएंट वर्कर्स। सो उसने डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम पॉलिसी अडॉप्ट करी। इसमें जो है टेलर चाहता था कि वो रिवॉर्ड दे एफिशिएंट वर्कर्स को, सो दैट जो इनएफिशिएंट वर्कर है वो मोटिवेट हो, एनकरेज हो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। सो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस करा? डिफरेंट रेट ऑफ वेज पेमेंट इंट्रोड्यूस करा, ठीक है। इसमें क्या होता था कि जो इसमें एक स्टैंडर्ड सेट कर देते थे, इसमें एक स्टैंडर्ड सेट कर देते थे, और जो भी वर्कर स्टैंडर्ड सेट के ऊपर आउटपुट प्रोड्यूस करता था उसको तो ज़्यादा वेज रेट पे मिलता था पैसा, और जो भी लो मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट के नीचे प्रोड्यूस करता था उसको लोअर वेज रेट पे पैसा मिलता था पर यूनिट के हिसाब से। सो मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो बेसिकली इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं, उससे एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड सेट करा गया था 10 यूनिट्स पर डे, ठीक है। अब इफ़ द वर्कर प्रोड्यूस लेस देन स्टैंडर्ड ही विल बी पेड 40 पर यूनिट, और अगर वर्कर प्रोड्यूस मोर देन 10 देन ही विल बी पेड 60 यूनिट्स। कितने? 60 यूनिट्स, करेक्ट है। अरे ये क्या हो गया? वेट, हाँ, तो यहाँ पे 10 यूनिट्स बोला था। अगर स्टैंडर्ड से ऊपर स्टैंडर्ड से नीचे हुआ तो वो 40 पर यूनिट, और अगर स्टैंडर्ड से ऊपर उसने प्रोडक्शन करा तो 60 पर यूनिट। अब ए और बी दो वर्कर्स हैं, ए ने प्रोड्यूस करे 8 और बी ने प्रोड्यूस करे 12, तो ए ने तो प्रोड्यूस करे लोअर देन दी स्टैंडर्ड आउटपुट, और जो बी है इसने प्रोड्यूस करे हायर देन दी स्टैंडर्ड आउटपुट। तो अब इसको किस तरह से मिलेगा? इसको पर यूनिट पे 40 रुपीज़ मिलेंगे, 40 रुपीज़ पर यूनिट, यानी 40 इंटू 8 रुपीज़ इसको मिलेंगे, ठीक है। एंड इसको किस तरह से मिलेंगे? इसको मिलेंगे और 60 रुपीज़ के हिसाब से 12 यूनिट्स के पैसे। सो 60 इंटू 12 यूनिट्स, सो यहाँ पे इसको 720 यूनिट्स का पैसा मिलेगा, और इसको 320, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया ताकि जो भी वर्कर्स है वो क्या कर पाए, वो एनकरेज हो, मोटिवेट हो कि वो अब अच्छे से प्रोडक्शन कर पाए, स्टैंडर्ड आउटपुट तो एटलीस्ट वो अचीव कर पाए, ठीक है। तो इनएफिशिएंट वर्कर विल बी अंडर द प्रेशर टू रीच द स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है, करेक्ट है। अब देख सकते हो हमने पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर लिया है, लास्ट से लेकर शुरू तक, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है, उल्टा सीधा एक समान। तो ये पेज कितना सुंदर लग रहा है ना, प्रिटी
तो या हम लोगों ने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट आता है पूरे चैप्टर में या कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को पूछना है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर आप अभी तक चैनल पे हो, वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और कि अगर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन की आंसर की चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दो। और जो ने भी आज मेरी वीडियो पूरी देखी है, 5 मिनट का टाइम दो, सारे के सारे ये सॉल्व करो, ठीक है। एक तो ये, एक ये, ठीक है, और एक ही मैच दी फॉलोइंग। चलो मैच दी फॉलोइंग तो मैं करा दूँगी, अभी ट्रू और फॉल्स करो, ठीक है। और ये आप अपने मन में सोचो कि हाँ ये मुझे आते हैं या नहीं आते हैं। देखो यहाँ पे पूछ लिया गया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यू क्लासिकल अप्रोच, और कई जगह पे स्कूल बहुत मिस कर देता है इसको। सो यहाँ पे हम लोग मैच दी फॉलोइंग देख लेते हैं। देखो न्यू क्लासिकल अप्रोच वर्कर के ऊपर था, तो ह्यूमन सोशल एस्पेक्ट के ऊपर था। तो ये देखो यहाँ से ये मैच हो गया इससे, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या था, याद करो याद करो याद करो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन था कि एक हेड हो और एक प्लान हो और सेम ऑब्जेक्टिव की तरफ वो अचीव करें। मेथड स्टडी, मेथड स्टडी क्या थी, एक बेस्ट वे परफॉर्म करना, बेस्ट वे टू परफॉर्म द टास्क। फंक्शनल फॉर्मेशन, एक वर्कर 8 बॉस के नीचे हो, और प्रोफेशन मेंबर हैज़ टू अबॉइड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट। सो ये हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। मैच दी फॉलोइंग मैंने आप लोगों को करवा दिया है। एंड आप लोग 5 मिनट का टाइम लो, फटाफट से MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स सारे सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। आप लोगों के आंसर मैं चेक करके आप लोगों को येस और नो लिख दूँगी, ठीक है। एंड अगर आप ज़्यादा गलत आए ना आंसर्स तो फिर मैं आप लोगों को इसकी प्रोवाइड कर दूँगी वीडियो कि ये एक्सरसाइज की वीडियो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। अच्छा एक दो मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर पूछे हो तो बता दूँ, पूछो फटाफट, बोलो फटाफट, यस और नो, यस। अच्छा ठीक है, बताओ कौन सा बताऊँ। ई, ओके, ई वाला है कि डैश प्रिवेंट दी ओवरलैप। ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था भाई, अभी डिफरेंस में ही देखा था कि ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी कौन सा फंक्शन, जो देखो ये तो कर दो एलिमिनेट सीधा सीधा, ये कर दो एलिमिनेट सीधा सीधा। आंसर क्या रह गया भाई, एलिमिनेशन मेथड सीख लो, 12th में आ गए हो, इजी सा था कितना, राइट है। बी वाला देखते हैं जो क्या है। बी वाला है डैश स्टडी एम्स टू प्रोवाइड द प्रॉपर रेस्ट इंटरवल फॉर इफेक्टिवनेस। एक सेकंड, ये आप लोगों को याद नहीं है सीरियसली, इतना इजी है ये प्रॉपर रेस्ट इंटरवल वाला पॉइंट ही एक में। फटीग स्टडी अब सारे कर लेते हो, रुक जाओ, सारे बता रहे हो आप लोग को। डैश आप लोग मुझे फिल इन द ब्लैंक्स बताओगे, मैं फिल इन द ब्लैंक्स नहीं बताने वाले आपको। डैश इज़ टू ले डाउन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, सीक्वेंस किस में ले डाउन करते हैं, फटाफट बताओ। रूट क्लर्क, टाइम एंड क्लॉस्कर, टाइम एंड क्लॉस्कर तो होगा नहीं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क कौन होता था, जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता था, ये भी नहीं होगा, तो रूट क्लर्क इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम हाईलाइटर का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा काटापीटी हमने कर दी है। डैश स्टडी एम्स, इसका हमने पढ़ दिया। फटीग स्टडी, डैश प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसाइजेज दैट प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और एम्प्लॉयज़ की। बताओ इसका, काफ़ी इजी है वैसे तो ये, एलिमिनेशन मेथड करोगे ना अगर तो काफ़ी इजी है। बाकी अगर ऐसे सोचने था तो काफ़ी थोड़ा सोचना पड़ता है इसमें आपको। तो अगर आप एलिमिनेशन मेथड से देखो तो डेफिनेटली बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। और जहाँ पे बी और आई की बात आ जाए वो पे एस्पेक्ट दी कॉर्प्स, यूनिटी इज स्ट्रेंथ वाला हमने जो पढ़ा था, और इसका यूनिटी इज़ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन करेक्ट है। अच्छा ये बताओ कि यूनिटी ऑफ कमांड, इसका जो पॉइंट था ना यूनिटी ऑफ कमांड में, प्रिवेंट्स डैश, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिवेंट्स डैश, करेक्ट, यूनिटी ऑफ कमांड प्रिवेंट डुअल सबऑर्डिनेशन, ठीक है। अब ये फटाफट से आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो आज की वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं।
आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो या दैट्स ऑल, बाय।